पार्ट 2 में जो रहेगा यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आप लोगों को बोला है कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जबकि मेरा क्या हो, जब मेरा आउटपुट जो है वो सेटल हो जाए। ठीक है, सेटल मतलब क्या, कांस्टेंट हो जाए। उसके बाद जो होता है, जो आउटपुट हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में पहले हम क्या देखेंगे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है कि जब हम सेम इनपुट को बार बार अगर एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें तो हमारा आउटपुट क्या आता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक अननोन वेट है। ठीक है, एक अननोन वेट है, अगर मैं इसको बार बार एक वेइंग बैलेंस में मेजर करूंगा ना, तो आप देखोगे चाहे इलेक्ट्रॉनिक वाला क्यों ना हो तो कुछ पॉइंट में ना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस रहता है ना, इसी को हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट क्या कितने बार, अगर मैं उससे बार बार एक सेम इनपुट मतलब एक सेम क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी को अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं तो क्या मेरा आउटपुट जो रहता है वो सेम रहता है क्या। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, और ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट हमारा क्या होता है कि डेविएशन ऑफ द आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू इंडिकेट द सेम इनपुट। मतलब क्या, अब देखिए, अब यहां पे सपोज कीजिए मैं एक कोई यहां पे एक मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए सपोज यहां पे ये एक x मेरा कोई अननोन क्वांटिटी है, वेट है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं मान लेता हूं ये 2 kg है। ठीक है, इसको मैं एक वेइंग बैलेंस से मेजर करता हूं। ठीक है, वेइंग बैलेंस से मेजर करता हूं ना, तो मैं क्या देखता हूं कि जो मेरा ड्रिफ्ट है बेसिकली वो क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट से, जैसे 2 है ना, तो ये कभी मेरे को क्या दिखा रहा है, 2.2 दिखा रहा है, कभी मेरे को क्या दिखा रहा है, ये 2.4 दिखा रहा है, कभी दिखा रहा है क्या 2.6 दिखा रहा है। मतलब क्या, एक कांस्टेंट से ये बढ़ रहा है। यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, 0.2 है, यहाँ पे क्या है 0.4 है, यहाँ पे क्या है 0.6 है। ऐसे ही अगर मैं 2 kg मेजर कर रहा हूँ, उसी सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं कभी 4 kg मेजर करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, कभी 4.2 मिलेगा, कभी 4.4 मिलेगा, कभी 4.6। सिमिलरली अगर मैं इसी सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं 6 kg भी मेजर करूँ तो मेरा जो डेविएशन रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहे। कैसे कि अगर 6.2 रहे, 6.4 रहे, 6.6, तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि मैं कोई भी, जैसे कि ये 80, ये 80 क्या है, मेरा ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है ये। ट्रू वैल्यू मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ट्रू वैल्यू मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ना, ये मेरे को जो पता है पहले से। ठीक है, जो वैल्यू मेरे को पता है कि एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू, सपोज कीजिए ये एक नमक का पैकेट है। ठीक है, 2 kg, उसमें लिखा हुआ है 2 kg, मतलब वो एग्जैक्टली 2 kg है। तो इसी चीज को हम ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। अब मेजर्ड वैल्यू मतलब क्या, जो वैल्यू हम ये वेइंग बैलेंस में डालने के बाद जो मेजर कर रहे हैं ना, उसको हम मेजर्ड वैल्यू बोल रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही समझिए, मैं आगे जाके ट्रू वैल्यू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, ये मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए आप लोग ये समझिए। ठीक है, तो ये टाइप का जो ड्रिफ्ट होता है जो कि मेरा कांस्टेंट रहता है, जब मैं इनपुट को भी चेंज करूं तो मेरा जो आउटपुट रहता है जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं, ये भी सेम डिफरेंस से, देखिए यहां पे भी अगर ये मैं ये लेता हूं 6 kg लेता हूं तो 6.2, अगर 4 kg लेता हूं तो 4.2, अगर 2 kg लेता हूं तो 2.2। ठीक है, तो जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। तो इस टाइप के मतलब ड्रिफ्ट को हम क्या कहते हैं, जीरो ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मेरा एक और तरीके का ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, यही सेम चीज, सेम एग्जांपल मैं लूंगा। अब देखिए, लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर मैं सपोज कीजिए कि 2 kg लेता हूं। ठीक है, 2 kg लिया, और अगर ये मेरा 2.5 दे, ठीक है, मतलब यहां पे मेरा फैक्टर कितना हुआ, अगर मैं देखूं अगर 2 kg, तो ये मेरा कितना टाइम्स बढ़ा, 1.25 टाइम बढ़ा। ठीक है, 2 kg अगर मैं एक सपोज कीजिए 2 kg का एक कोई वेट मेजर कर रहा हूं ये वाले टाइप के इंस्ट्रूमेंट से, जिसमें कि मेरा क्या है, स्पैन ड्रिफ्ट है। अगर सपोज कीजिए मैं ये वाले
एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्पैन ड्रिफ्ट है, उससे अगर मैं 2 kg मेजर करूं तो वो मेरे को 2.5 दिखाता है। मतलब मेरा कितना टाइम्स, कितने फैक्टर्स से वो जो है क्वांटिटी मेरा बढ़ गया, 1.25 टाइम। अब सपोज कीजिए मैं उसी क्वांटिटी, मतलब उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं 4 kg मेजर करता हूं, ठीक है, तो मेरा आउटपुट अगर आता है कितना, 5 kg अगर आ जाता है, ठीक है, तो यहां पे भी मेरा देखोगे कि कितना टाइम्स 4 से 5 अगर मैं गया तो कितना फैक्टर मेरा बढ़ा, 1.25 टाइम। अगर मैं 6 kg मेजर करूं और अगर ये मेरा कितना हो जाए 1.25 टाइम, मतलब 6 इंटू 7.5 kg अगर हो जाए ये मेरा, ठीक है, अगर मेरा ट्रू वैल्यू रहे कितना 6 kg और मेरा मेजर्ड वैल्यू 7.5 kg आ जाए, तो ये मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेरा रीडिंग जो दिखा रहा है वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए वो फैक्टर मेरा कितना है 1.25, मतलब अगर मैं 2 kg मेजर कर रहा हूं तो मेरे को 2.5 दिखा रहा है, अगर मैं 4 kg मेजर कर रहा हूं तो मेरे को 5 दिखा रहा है, मतलब फिर से कितना 1.25 टाइम्स ज़्यादा दिखा रहा है। अगर 6 kg मेजर कर रहा हूं तो मेरे को 7.5 kg दिखा रहा है, फिर से कितना 1.25 टाइम्स ज़्यादा दिखा रहा है। तो इस टाइप के हम क्या कहते हैं, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हमारा क्या होता है, स्पैन ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा ग्राफ भी वही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे जो है मेरा स्लोप जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पे मेरा स्लोप जो था वो कितना था, अगर मेरा प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रहता, अगर उसमें स्पैन ड्रिफ्ट 1 का रहता तो मेरा y इज इक्वल टू एक्स होता, लेकिन ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, y इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स x हुआ है। ठीक है, अब जोनल ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि इन दोनों का मिक्सचर अगर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जोनल ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब क्या, जीरो ड्रिफ्ट भी हो, मतलब वो जीरो के ऊपर भी जा रहा है, एक तो कांस्टेंट से ऐड भी हो रहा है, ऊपर से एक फैक्टर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, जोनल ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो एक परफेक्ट रिप्रोड्यूसेबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें कोई ड्रिफ्ट नहीं होता है। मतलब अगर सपोज कीजिए मैं एक परफेक्ट रिप्रोड्यूसेबल इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं 2 kg मेजर करूं, अगर मैं 100 बार 2 kg मेजर करूं तो 100 बार ही इसके जो वैल्यू आएंगे 2 आएगा, 2 2 2, ऐसे 100 बार ही मेरे को ये 2 इंडिकेट करेगा। यहाँ पे कोई भी अगर कोई भी ड्रिफ्ट ना रहे, मेरे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कोई भी अगर डिफरेंस ना रहे, तो ये इसको, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट रिप्रोड्यूसेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा हमारा है ये क्या होता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि हम कितने क्लोजनेस पे एक आउटपुट जो रहता है वो हमारे ट्रू वैल्यू के पास रहता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक कोई पैकेट है, ठीक है, ये 2 kg का है। ठीक है, अब मैं अगर एक इंस्ट्रूमेंट लिया, ठीक है, ये मेरा क्या है, ट्रू वैल्यू है 2 kg। सपोज कीजिए ये एक मेरा सॉल्ट पैकेट है, ठीक है, 2 kg। अब यहाँ पे मेरा कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैंने मेजर किया, ये मेरे को दिखाया क्या, 2.1। तो ये कितना नियर है, एक्चुअली एक्यूरेसी जो होता है वो हमको बताता क्या है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, ये हमारा क्या है, मेजर्ड वैल्यू हुआ, जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना पास है ट्रू वैल्यू के, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये मेरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ए है, इससे मैंने इसको मेजर किया तो क्या हुआ, मेरा 2.1 किया है। अब सपोज कीजिए मैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट से ये 2 kg वाला पैकेट मेजर करता हूं बी। अब इससे जो मेरा आउटपुट आया, ये मेरा क्या आया, 2.5 kg दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितने का हुआ, 0.5 kg का हुआ। इसीलिए जो मेरा ज़्यादा एक्यूरेट जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्यों ए होगा, बिकॉज जो मेरा ट्रू वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक किसके, कौन से मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू है सबसे ज्यादा नजदीक ट्रू वैल्यू के कौन से पास में है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है ट्रू वैल्यू के सबसे पास, ए वाला इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए एक्यूरेसी भी जो होता है ना वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, 3 तरीके के क्या क्या होते हैं एक्यूरेसी। एक तो सबसे पहला होता है क्या, पॉइंट एक्यूरेसी। पॉइंट एक्यूरेसी में क्या होता है कि सपोज कीजिए मैं बोल देता हूं कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं सबको ना वेट के रेस्पेक्ट में ही ले रहा हूं। ठीक है, तो इजी रहेगा मेरे को बताना। अब सपोज कीजिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर मैं इससे 2 kg मेजर करूं ना,
तो मेरा जो एक्यूरेसी होगा वो 1% होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इससे 2 kg मेजर करता हूं तो मेरा जो वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा वो कितना होगा, 2 प्लस माइनस 2 का 1%, ठीक है, जो कि कितना होता है 2 प्लस माइनस 0.02। मतलब ये वाले से मैं अगर मेजर करता हूं तो मेरा 2 kg जो रहेगा वो ये वाले वैल्यूज के बीच में रहेगा, या तो 1.98 होगा, मतलब 1.98 टू 2.02 kg के बीच में ही रहेगा, लाई करेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट एक्यूरेसी ये क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही डिफाइन रहता है। अब सपोज कीजिए कि इसी सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं 3 kg मेजर करूं, तब इसके लिए क्या होता है कि एक्यूरेसी जो रहेगा, अब 3 kg में मेरे को बोलता क्या है 2%। तो ये जो इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, यहां पे एक्यूरेसी क्या होता है, हर एक इनपुट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी जो रहेगा, एक्यूरेसी जो परसेंटेज रहेगा वो हर एक इनपुट के लिए अलग अलग। अब जब मैं ये सेम इंस्ट्रूमेंट से 3 kg मेजर कर रहा हूँ तो मेरे को जो मैनुअल है, जो इंस्ट्रूमेंट का मैनुअल है, वहाँ पे डिफाइन है कि इसके लिए मेरा 2% एक्यूरेट है ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो 3 kg अगर मैं मेजर करूँ तो 3 प्लस माइनस 2% ऑफ 3 kg इसमें एरर रहेगा। मतलब क्या, 3 प्लस माइनस 0.06, मतलब अगर मैं इससे मेजर करूं तो मेरा वैल्यू जो रहेगा वो 2.94 से लेके 3.06 के बीच में लाई करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे एक्यूरेसी हर एक पॉइंट में, मतलब हर एक इनपुट के लिए अलग अलग डिफाइन है। तो इस टाइप के सिस्टम में जो एक्यूरेसी होता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्यूरेसी एज अ परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज बोल दिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक वेइंग स्केल है, ठीक है, वेट मेजर करने का एक वेइंग स्केल है। इसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 0 to 100 kg मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को बोल दिया कि जो एक्यूरेसी है वो कितना है, मेरा 1% पकड़ लीजिए, 1% मेरा एक्यूरेसी है, ठीक है। तो अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट से 100 kg अगर मेजर करूं, ठीक है, तो 100 kg यहां पे जो रहता है, देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए तो यहां पे जो मेरा एक्यूरेसी है वो क्या बोला है, मतलब क्या बोला है कि स्केल रेंज मतलब क्या बोला था मैं, जो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो स्केल रेंज क्या हुआ, 100 हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो स्केल रेंज के लिए जो मेरा डिफाइन रहता है, तो यहाँ पे 1% ऑफ स्केल रेंज, यहाँ पे रेंज कितना है 100 है, तो यहाँ पे अब देखिए 1% कितना होगा 100 का 1 kg। मतलब अगर मैं इस स्केल से, अगर मैं सपोज कीजिए 50 kg मेजर करूं, ये वाले इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं 50 kg मेजर करूं तो मेरा वैल्यू कितने कितने के बीच में डिफ्लेक्ट करेगा, 49 से लेके 51 के बीच में। क्यों 49 से 51, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मतलब एरर रहेगा वो कितना रहेगा, प्लस माइनस 1 kg का, ठीक है। अब अगर मैं इसी सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं सपोज कीजिए 70 kg भी मेजर करूं तो मेरा जो रेंज रहेगा वो कितना रहेगा, 69 से 71 के बीच में रहेगा। सेम अगर मैं 100 kg भी इस वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं तो ये मेरा 99 से 100 के बीच में ही करेगा। क्यों 99 से 101 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो रेंज है वो 100 है, यहाँ पे 101 इंडिकेट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो इसीलिए मैक्स वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्यूरेसी डिफाइंड है ये क्या हुआ, मेरा फुल परसेंटेज ऑफ स्केल रेंज के लिए डिफाइन है, ठीक है। ऐसे ही स्केल स्पैन के लिए भी डिफाइन हो सकता था। स्पैन के लिए क्या होता, मैंने बोला है स्पैन मतलब, देखिए ये मैंने आप लोगों को बताया, देखिए स्पैन मतलब क्या होता है कि मेरा सब्ट्रैक्ट करते हैं हम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पे अगर स्पैन के लिए डिफाइन रहता तो आप क्या करते, यहाँ पे माइनस कर लेते हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा जो और एक है जिसमें एक्यूरेसी हमारा डिफाइंड रहता है कोई इंस्ट्रूमेंट में, वो क्या रहता है, परसेंट ऑफ ट्रू वैल्यू, ठीक है।
यहाँ पे सपोज कीजिए एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि मेरा क्या हो 0 to 100 kg मेजर कर सकता है, ठीक है, 0 to 100 kg मेजर कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल दिया कि जो मेरा एक्यूरेसी है वो 1% ऑफ ट्रू वैल्यू है, ठीक है, 1% ऑफ ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू बोल दिया, सपोज कीजिए अब मेरा एक कोई मैं 2 kg का पैकेट लिया, ठीक है, फिर से 2 kg का पैकेट लिया मैंने और मैंने इसको इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। अगर मैं मेजर करता हूं तो 2 kg का जो मेरा इंडिकेशन, ये जो मेरा डिवाइस दिखाएगा, सपोज कीजिए ये मेरा ए है, तो ये जो मेरा वैल्यू इंडिकेट करेगा ये कितना होगा 2 kg प्लस माइनस 1% ऑफ 2 kg। तो ये कितना हुआ 2 प्लस माइनस 0.02, मतलब ये जो वैल्यू इंडिकेट करेगा ये वाला इंस्ट्रूमेंट वो कितने के बीच में रहेगा 1.98 से 2.02। सपोज कीजिए मैं इसी इंस्ट्रूमेंट से क्या करता हूं, अब मैं 50 kg मेजर करता हूं, ठीक है, अब मैं कितना मेजर करता हूं, यहाँ पे 50 kg मेजर किया। तो अब अगर मैं यहाँ पे 50 kg मेजर करूं ये वाले इंस्ट्रूमेंट से, तो अब जो मेरा ये इंडिकेट करेगा वो कितना इंडिकेट करेगा 50 प्लस माइनस 1% ऑफ 50, ठीक है, ये कितना हुआ मेरा 2 मतलब 0.5, मतलब क्या 50 प्लस माइनस 0.5। तो ये हम कितना देखेंगे कि 50 प्लस मतलब 49.5 से ये क्या करेगा 50.05 तक ये मेरा क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज एज एक्यूरेसी एज अ परसेंट ऑफ ट्रू वैल्यू, ये क्या होता है, जो मेरा इनपुट रहता है इसी पे एक्यूरेसी मेरा क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50 था तो मेरा यहाँ पे 0.5 था एरर का, यहाँ पे जब 2 kg था तो हमने क्या देखा 0.02 था। अब अगर सपोज कीजिए मैं इसी इंस्ट्रूमेंट से अगर 100 kg मेजर करता ना, तो 100 kg के लिए कितना इंडिकेट करता 100 प्लस माइनस 1% ऑफ 100। तो ये कितना से कितना करता 99 से लेके फिर से 100 तक करता। क्यों 101 तक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 101 इंडिकेट करने के लिए कोई स्केल ही नहीं है, कोई डिवीजन ही नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि पॉइंट एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी और एक्यूरेसी एज अ परसेंट ऑफ ट्रू वैल्यू क्या हुआ, ठीक है। तो इससे ना कभी एरर में क्वेश्चंस आएंगे, तो जब हम लोग एरर एनालिसिस करेंगे ना तब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप पूछोगे कि एक इंस्ट्रूमेंट में अगर हमको एक्यूरेसी डिफाइन हो तो सबसे अच्छा वाला एक्यूरेसी कौन सा होता है, अगर आप पूछोगे तो परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू का जो एक्यूरेसी हमें दिया रहता है ना वो हमारा सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। क्यों अच्छा रहता है अब आप पूछ सकते हो मेरे से, तो क्यों अच्छा रहता है अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पे जो मेरा एक्यूरेसी है, देखिए जब यहाँ पे मैं यही वाले इंस्ट्रूमेंट से जब मैं 2 kg मेजर कर रहा था तो देखिए मेरा एरर कितना था 0.02, जब 100 मेजर कर रहा था तो कितना था प्लस माइनस 1 kg का था। लेकिन जब मैं एक्यूरेसी एज अ परसेंटेज ऑफ स्केल मेजर कर रहा था, स्केल रेंज, तो यहाँ पे जब मैं 100 मेजर कर रहा था, याद है आप लोगों को मैंने यहाँ पे भी 1% ही लिया था, तो 100 के लिए कितना था मेरा 1 kg था। अब सपोज कीजिए मैं 10 kg मेजर करता हूँ, जब मैं 100 में 1 kg का प्लस माइनस चल जाएगा, लेकिन अगर 10 kg मेजर करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा एरर कितने का रहेगा 1 kg का ही है, क्योंकि 1% एज अ स्केल रेंज। तो अगर यहाँ पे मेरा अगर दिखाता है 9 kg या 11 kg के बीच में कुछ दिखाएगा तो ये तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, अब सपोज कीजिए मैं इससे 1 kg मेजर करता हूँ, यहाँ पे सॉरी अगर सपोज कीजिए मैं 2 kg मेजर करता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे 2 kg मेजर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा रीडिंग 1 kg भी आ सकता है या 3 kg भी दिखा सकता है। लेकिन जब मैं परसेंट एक्यूरेसी एज अ परसेंट ऑफ ट्रू वैल्यू मेजर कर रहा था तो देखिए यहाँ पे जब मैं 2 kg मेजर कर रहा था तो 1.98 और 2.02, तो वैल्यू जो मेरा ट्रू वैल्यू के पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो इसी में सबसे अच्छा था। यहाँ पे देखिए 1 kg 3 kg तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ्लेक्शन है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं एक्यूरेसी एज अ परसेंट ऑफ ट्रू वैल्यू को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट में। अब देखिए प्रिसीशन क्या होता है, प्रिसीशन हमारा क्या होता है कि मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट है,
सपोज कीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे मैं 2 kg मेजर करता हूँ, ठीक है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है ना, अगर ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो ये जो वैल्यूज़ मेरे को इंडिकेट करेगा ना, ये 2.01, 2.02 1.99, 1.98 इस टाइप में मेरे को डिफाइन कर रहा है। मतलब जो मेरा वैल्यूज़ है वो बहुत ही नियर बाई है, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हुआ। लेकिन सपोज कीजिए अगर मैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लूँ बी, और यहाँ पे भी अगर मैं 2 kg मेजर करूँ, और ये मेरे को दिखाए कुछ, एक बार मेजर किया तो 2.5, एक बार दिखा रहा है 2.3, एक बार दिखा रहा है 2.7, एक बार दिखा रहा है 1.3, एक बार दिखा रहा है 1.9, तो ये जो वैल्यूज़ है ये देख रहे हो कि ये मेरा क्या है, प्रिसाइज नहीं है। क्यों प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि ये मेरा जो वैल्यूज़ है ये क्या कर रहा है, बहुत ही मतलब एक दूसरे से काफ़ी भिन्न दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज़ थे ये काफ़ी नियर बाई थे। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है, क्या है, प्रिसिशन इट इज़ द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है एक इनपुट को बार बार, उसी को हम प्रिसिशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछोगे कि ए और बी में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, तो मैं क्या बोलूँगा, इंस्ट्रूमेंट ए मेरा ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने ऐसा डायग्राम बहुत बार गेट में देखा होगा, इसमें मैं क्या फिल करता हूँ ये देखिए। सपोज कीजिए ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ठीक है। ये मेरा ट्रू वैल्यू का रेंज है, ये इसके अंदर अगर मैं रहा तो ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, ये मेरा मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये मेजर्ड वैल्यू है। अब देखिए जो मेजर्ड वैल्यू के अंदर ही मेरा ट्रू वैल्यू है, ठीक है, कहीं पे भी मैंने बाहर नहीं लिया। अब सपोज कीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके कि मैंने 4 रीडिंग ली, ठीक है। अब अगर ये 4 रीडिंग एकदम ऐसे है, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट ए है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट बी है, और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट सी है, ठीक है। अब जो मैंने इंस्ट्रूमेंट ए लिया, इसके जो 4 रीडिंग है वो मेरे ए मेजर्ड वाले सर्कल में ऐसे गिरे, ठीक है। अब जो बी वाला है, इसका जो मेरा 4 रीडिंग लिया, सपोज कीजिए ये 4 रीडिंग मेरे को ऐसे मिले, ठीक है। और जो सी वाला हुआ, इसके मेरे 4 रीडिंग मेरे को कुछ ऐसे मिले। अब जो इंस्ट्रूमेंट ए आप देख रहे हो ये मेरा क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो बार बार जो आउटपुट जनरेट कर रहा है एकदम पास पास जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्या ये मेरा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, ये मेरा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? क्योंकि देखिए ये ट्रू वैल्यू से कितना भटका हुआ है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, इसीलिए ये एक्यूरेट नहीं है। मैंने एक्यूरेसी के लिए क्या बोला था कि हमारा ट्रू वैल्यू के कितने पास है मेरा मेजर्ड वैल्यू, उसको क्या कहते हैं हम, एक्यूरेसी कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो मेजर्ड है मेरा, मेजर्ड, ये जो मैंने क्रॉस वाले जो मेरे मार्किंग्स है ये मेरे मेजर्ड वैल्यू है, तो ये देखिए मेरे ट्रू वैल्यू के सर्कल के कितने बाहर है, तो ये मेरा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये मेरे प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि ये जो वैल्यूज मैंने 4 जो बार एक ही क्वांटिटी को मैंने जो 4 बार मेजर किए वो एकदम पास पास है, इसीलिए ये प्रिसाइज है। अब देखिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट बी, देखिए क्या ये प्रिसाइज है? बिल्कुल प्रिसाइज है, क्योंकि ये एकदम पास पास दे रहा है, सेम क्वांटिटी को मेजर कर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, और ये एकदम जो वैल्यूज है ये मेरे पास पास दे रहे हैं। और क्या ये एक्यूरेट है मेरा, ये एक्यूरेसी इसका अच्छा है ये वाले इंस्ट्रूमेंट का? तो आप क्या देख रहे हो कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि देखिए जो ये वैल्यूज है ये मेरे 80 के बिल्कुल अंदर है, मतलब ये 80 के रेंज के अंदर है, मतलब ये ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास मेरा वैल्यू दे रहा है, इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्यूरेट है। और प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि ये एकदम पास पास एक दूसरे के, जो 4 मैंने वैल्यूज लिए हैं ये भी एक दूसरे के एकदम पास पास है। और एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि ये मेरे 80 के एकदम पास है, इसीलिए। अब देखिए ये वाले का तो आप बता ही दोगे कि ये मेरा प्रिसाइज भी नहीं है और मेरा एक्यूरेट भी नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए जो मेरा दूसरा जो टॉपिक है ये मेरा क्या है, सेंसिटिविटी फैक्टर और डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो सेंसिटिविटी मेरा क्या होता है कि ये मेरा
रेशियो होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है, और द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेंसिटिविटी होता है ये बेसिकली क्या होता है, मेरा चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, इसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। अब सपोज कीजिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इनपुट आउटपुट कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये देखिए हर एक जो सेंसिटिविटी होगा, चाहे मैं ये वाले रेंज पे अगर मेजर करूं चाहे ये रेंज पे मेजर करूं, मेरा सेंसिटिविटी जो रहेगा ये क्या रहेगा, मेरा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर यहां पे ये वाले को क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या हुआ मेरा, यहाँ पे वेरिएबल रहेगा। क्यों वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लोप जो है वो मेरा क्या है, बार बार चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या रहेगा मेरा, वेरिएबल सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट। अब सेंसिटिविटी से हम बेसिकली समझते क्या है, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक इनपुट में चेंज दे रहा हूं तो मेरा आउटपुट कितना चेंज हो रहा है। सपोज कीजिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या है, ये मेरा कांस्टेंट सेंसिटिविटी भी है और ये क्या है, मेरा वेरिएबल सेंसिटिविटी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेंसिटिविटी मतलब होता क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास ना 2 एमीटर है और इनके स्केल कुछ ऐसे दिखते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, 0 to 10 मिली एम्पियर मेजर करता है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये वाला क्या है मेरा, ये मेरा 0 to 10 मिली एम्पियर मेजर करता है जो ए वाला है, और जो बी वाला है ये मेरा 0 to 100 मिली एम्पियर मेजर करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले इंस्ट्रूमेंट में मेरा ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और यहाँ पे जो होगा ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100 होंगे, ठीक है। ये मेरा स्केल हुआ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे ना ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे मैं क्या करता हूँ, 5 मिली एम्पियर मेजर करता हूँ, ठीक है, 5 मिली एम्पियर मेजर करता हूँ। तो मेरा इनपुट जो है यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है, 5 मिली एम्पियर है, और ये इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है बेसिकली देखिए, जो स्केल अगर 0 रहता तो ये कुछ यहाँ पे रहता, ठीक है, यहाँ पे मेरा इसका निडल रहता। अब जब 5 मिली एम्पियर आएगा तो इसका जो निडल रहेगा वो कहीं यहाँ पे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा ये वाले जो एमीटर है इसके इनपुट क्या है, करंट है, इनपुट क्या हुआ मेरा करंट है, और आउटपुट जो है वो मेरा क्या हुआ, सपोज कीजिए ये थीटा एंगल है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आउटपुट क्या हुआ मेरा, आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि 5 पे है। तो देखिए जब मैं यहाँ पे 5 मिली एम्पियर मेजर कर रहा हूँ, ये जो एंगल है देखिए कितना है, सपोज कीजिए कि ये सपोज कर लीजिए आप कुछ 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए जब मैं ये सेम 5 मिली एम्पियर को यहाँ बी पे मेजर करता हूँ तो देखिए इसका भी इनिशियल कितना था, ये 0 पे रहा होगा। अब जब मैं 5 मिली एम्पियर मेजर करूँगा तो देखिए ये स्केल कुछ इसके बीच में ही रहेगा, यहाँ पे ये नीडल जो रहेगा यहाँ पे जो थीटा रहेगा ये कितना है, ये लेस देन 60 डिग्री, यहाँ पे सपोज कीजिए ये कितना हुआ मेरा 5 डिग्री है। मैं ये सब एज्यूम कर लिया हूँ कि 60 डिग्री डिफ्लेक्ट किया है ये 5 के लिए, और यहाँ पे 5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये इसका कोई रिलेवेंस नहीं है मतलब, ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडमली इसको एज्यूम किया है। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिव ज्यादा कौन है, अगर मैं 5 मिली एम्पियर मेजर कर रहा हूं, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन आउटपुट है फॉर द सेम चेंज इन इनपुट, ये मेरा यहाँ पे ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे। क्यों, क्योंकि डेल आई पी तो दोनों जगह कितना है 5 माइनस 0, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा एंगल पहले सपोज कीजिए जब ये इनिशियल पोजीशन पे था तब ये 0 था, तो यहाँ पे 5 के लिए मेरा कितना जा रहा है 60 डिग्री जा रहा है, और 0 के लिए कितना है तो 0। यहाँ पे मेरा सेंसिटिविटी कितना आया 12 डिग्री
पर मिली एम्पियर आया, समझ रहे हो आप, 12 डिग्री पर मिली एम्पियर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट, चेंज इन आउटपुट कितना हुआ बाय चेंज इन इनपुट। तो देखिए यहाँ पे जब मेरा इनपुट 0 से 5 चेंज किया तो 5 माइनस 0, 5 के लिए मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है, 5 डिग्री हुआ, 5 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो ये कितना आया मेरा 1 डिग्री पर मिली एम्पियर आया। ये मतलब समझ गए आप लोग कि यहाँ पे जो है सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा हुआ, ठीक है, सेंसिटिव कितना ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट है। जब मैं मेजर कर रहा हूँ कितना 5 मिली एम्पियर कंपेयर टू दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आशा करता हूँ मेरे को ये कि आप लोग को सेंसिटिविटी समझ में आया कि सेंसिटिविटी से हम समझते क्या है। सेंसिटिविटी बेसिकली हमको बताता है क्या कि चेंज ऑफ आउटपुट पर चेंज इन इनपुट कितना है, जब हमारा आउटपुट कितना चेंज करता है एक इनपुट चेंज होने के लिए। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं 5 मिली एम्पियर को मेजर करूं तो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट ए। क्यों इंस्ट्रूमेंट ए है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो सेंसिटिविटी फैक्टर है वो कितना है मेरा 12 डिग्री पर मिली एम्पियर है, कंपेयर टू बी जहाँ पे कि मेरा सेंसिटिविटी फैक्टर कितना है 1 डिग्री पर मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखिए डिफ्लेक्शन फैक्टर, डिफ्लेक्शन फैक्टर बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या होगा, चेंज इन इनपुट पर चेंज इन आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिफ्लेक्शन फैक्टर जो है वो 1 बाई सेंसिटिविटी, तो अगर मैं देखूंगा तो डिफ्लेक्शन फैक्टर जो हुआ इसका कम होगा कंपेयर टू इससे, ठीक है। क्यों डिफ्लेक्शन फैक्टर, देखिए क्योंकि यहाँ पे जब मैं चेंज इन इनपुट, यहाँ पे क्या है मेरा, दोनों में जो इनपुट है वो मेरा क्या सेम रहेगा यहाँ पे। मतलब अगर मैं ये फिर से दो इंस्ट्रूमेंट देखूं तो अगर मैं डिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ ए कैलकुलेट करूं तो मैंने क्या कहा, चेंज इन इनपुट, तो ये क्या होगा 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 0, ये सब डिग्री में है, ये डिग्री में है और ये मिली एम्पियर में है। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर इसका क्या हुआ 1/12 मिली एम्पियर पर डिग्री, ठीक है। और डिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ बी कितना होगा मेरा 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0, ये भी डिग्री में है और ये किस में है, मिली एम्पियर। तो ये डिफ्लेक्शन फैक्टर इसका कितना हुआ 1 आ गया, 1 मिली एम्पियर पर डिग्री, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे जो रहेगा ये क्या होगा मेरा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू किससे, ए से, ठीक है। अच्छा देखिए ये डिफ्लेक्शन, ये मत समझ लीजिएगा कि ये वाला डिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये वो डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक स्केल के अंदर हम कितना सारा रीडिंग ले सकते हैं, ये वो डिफ्लेक्शन फैक्टर है, ठीक है। ये वाला डिफ्लेक्शन दूसरा है, ये तो इंडिकेशन का डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन फैक्टर जो है मेरा, ये डिफ्लेक्शन फैक्टर मेरे को बेसिकली बताता है कि जब मेरा कांटा जो है मूव करता है तो वो कितने सारे वैल्यूज को कंटेन कर लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मेरा कांटा 1 डिग्री मूव किया, ये देखिए यहाँ पे जब मेरा कांटा 1 डिग्री मूव करेगा तो यहाँ पे मेरा कितना, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेरा कांटा यहाँ पे 1 मिली एम्पियर मूव कर रहा है, सॉरी ये देखिए जब मेरा कांटा यहाँ पे 1 डिग्री मूव कर रहा है तो मेरा जो वैल्यू होगा वो कितना 1/12 मिली एम्पियर है। मतलब यहाँ पे जो मेरा सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये काफ़ी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कंपेयर टू इससे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अब देखिए दूसरा जो है हमारा वो क्या होता है, लीनियर। अब देखिए लीनियर सबको पता रहता है, तो लीनियर मेरे को नहीं लगता कि लीनियरिटी आप लोग को एक्सप्लेन करना मेरे को ज़्यादा है। लीनियर मतलब क्या है कि आउटपुट जो रहता है हमारा बेसिकली क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट हो, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियरिटी कहते हैं। देखिए एक बार ये सी में क्वेश्चन पूछा था कि परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी क्या होता है। सपोज कीजिए कि मेरा जो आउटपुट है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये ग्रीन वाले लाइन से डिस्क्राइब किया हो, लेकिन जो मेरा एक्चुअल जो मेरा क्या बोलते हैं इनपुट आउटपुट कर्व है वो कुछ ऐसा दिखता है।
तो अगर आपसे नॉन लीनियरिटी पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जहां पे ये मैक्सिमम डेविएट करता है, ये जो इनपुट आउटपुट कर्व है, इररेस्पेक्टिव ऑफ, आपको अगर पूछ ले कि आप इस पॉइंट पे नॉन लीनियरिटी बताओ, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर आपको यहां पे भी इस सिस्टम के लिए अगर इस पॉइंट पे भी नॉन लीनियरिटी पूछे, आप जाओगे और ढूंढोगे कि बेसिकली कहां पे सबसे ज्यादा डेविएशन आता है। जिस पॉइंट पे जो मैक्सिमम डेविएशन रहेगा, तो परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइडेड बाय द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, इनटू 100 परसेंटेज के लिए। अगर आपको कोई सिस्टम दे के यहाँ पे भी पूछे, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे अगर आपको पूछे कि नॉन लीनियरिटी क्या है, फिर भी उस सिस्टम के लिए अगर मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के लिए आप नॉन लीनियरिटी फाइंड कहाँ करोगे, जहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है क्या, मेरा परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी। अब देखिए एक आता है क्या नया, एक हमारा है हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस हमारा बेसिकली होता क्या है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब ये लोडिंग और अनलोडिंग से हम क्या समझते हैं, सपोज कीजिए एक एमीटर है, ठीक है, एक एमीटर है जिसमें कि मैं क्या करता हूँ 0 to 10 मिली एम्पियर इसका रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोला, यहाँ पे कुछ स्केल रहेंगे ऐसे। अब यहाँ पे इस एमीटर में मेरा इनपुट जो है वो क्या है, करंट है। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है, करंट है। जो लाइन करंट रहेगा वो मेरा इनपुट है, और आउटपुट क्या रहेगा, ये जो डिग्री रहेगा, मैंने अभी जो आप लोगों को बताया, ये जो स्केल का जो नीडल का जो डिग्री रहेगा इस पोजीशन में, यही मेरा आउटपुट है। तो सपोज कीजिए अब मैं इस जो ये एमीटर है इससे मैं मेजर करता हूँ सबसे पहले कैसे, कि एक लाइन है, सपोज कीजिए ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा के रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से मैं यहाँ पे जो लाइन करंट है वो मैं 0 to 10 मिली एम्पियर क्या कर रहा हूँ, वेरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज कीजिए जब 0 था, तो जब मैं बढ़ा रहा हूँ ना, 0 to 10 लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ठीक है। लोडिंग मतलब क्या, जब हम इनपुट को ग्रेजुअली इंक्रीज कर करके धीरे धीरे मैक्सिमम लेवल ऑफ इनपुट तक लेके जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग। और अनलोडिंग क्या कहते हैं, जब हम इनपुट को मैक्सिमम वैल्यू से जब हम फिर से वापस लाए जीरो पे, मिनिमम पे, उसको हम क्या कहते हैं, अनलोडिंग कहते हैं। तो जब मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, तो 0 के लिए सपोज कीजिए यहां, ठीक है, 1 के लिए यहाँ पे आया, 2 के लिए यहाँ पे आया, 2 मिली एम्पियर के लिए यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही 10 मिली एम्पियर के लिए सपोज कीजिए यहाँ पे आया। इसको मैं क्या कहा, ये लोडिंग हुआ। लेकिन अनलोडिंग मतलब क्या, अब मैं जब 10 से नीचे ला रहा हूँ ना, 10 मिली एम्पियर के लिए सपोज कीजिए, अब जो मेरा रहेगा यहाँ पे कुछ रहेगा एकदम पास में इसके, ठीक है। अब 9 मिली एम्पियर के लिए एकदम पास में, तो ये क्या हो रहा है, मेरा जो है लोडिंग मतलब क्या हुआ कि मैं जब इनपुट को मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम इनपुट तक लेके जाऊं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को मिला उसको लोडिंग कर्व कहते हैं इनपुट आउटपुट कर्व में। और जब मैं इनपुट को मैक्सिमम से मिनिमम पे लेके आऊं, तो मेरे को जो आउटपुट कर्व मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, अनलोडिंग कर्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा ये एमीटर वाला केस लिया, सपोज कीजिए मेरा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा दिखा, देखिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट के लिए मेरा आउटपुट कुछ ये कर्व फॉलो किया। अब जब मैं अनलोड कर रहा हूं, तो देखिए ये कर्व को बेसिकली इसी को फॉलो करना चाहिए था। अब देखिए जब मेरा ये वाले ही इंस्ट्रूमेंट में देखिए, ये जितने भी व्हाइट कलर वाले पेन से मेरे मार्क है ना, ये मेरे लोडिंग है। सपोज कीजिए लोडिंग में ये दिखा रहा है, ये 0 के लिए है, ये 10 के लिए। अब सपोज कीजिए मैं ये वाले ही यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को मैं वेरी करता हूँ, अब मैं अनलोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैं क्या बोला था, ये 9 मिली एम्पियर के लिए ये मेरा क्या है, ये मेरा लोडिंग के टाइम पे है। अब जब मैं अनलोड कर रहा हूँ, तो देखिए जब मैं 10 से 9 पे गया, तो ये क्या हुआ, मेरा अनलोड। तो अब जो मेरा वैल्यू हुआ
वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, जब लोडिंग के टाइम से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। कि मतलब जब मैं लोड करूं एक इंस्ट्रूमेंट को, जब मैं लोड करता हूं उसका कर्व, इनपुट आउटपुट कर्व जो रहे कुछ दूसरा रहे। सपोज कीजिए, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं डिग्री के टर्म्स में यहां पे समझाता हूं। सपोज कीजिए कि जब मैं लोडिंग कर रहा था, लोडिंग मतलब क्या, जब मैं 0 से 9 लेके गया, तब जो मेरा यहाँ पे जो थीटा का डिग्री था, आउटपुट था, सपोज कीजिए थीटा मेरा कितना था, 10 डिग्री था। अब जब मैं 10 से 9 मेजर कर रहा हूं ये सेम एमीटर से, तो अब जो मेरा थीटा आया वो क्या आया, 9.7 डिग्री आया। तो ये जो 3 डिग्री का जो फर्क आया सेम इनपुट को मेजर करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं बेसिकली। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस। तो इट इज द फिनोमेनन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो डिफरेंट इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। मतलब क्या, टू शो डिफरेंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये जब मैं ये एमीटर को जब मैं 0 to 9 मेजर कर रहा था, जब मैं 9 मिली एम्पियर इसी वाले, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं 9 मिली एम्पियर मेजर किया, जब मेरा इंस्ट्रूमेंट 0 से 9 गया तो 10 डिग्री यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन अब सपोज कीजिए मैं इसको 10 से फिर 9 से फिर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को 10 लेके गया, ठीक है। अब ये 10 में कुछ दिखा रहा था, अचानक मैं क्या किया, फिर यहाँ पे वोल्टेज चेंज किया और मैं फिर से इसको 10 से 9 लेके आया, तो तब मेरा क्या दिखा रहा है, 9.7। तो ये जो होता है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस ये ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये जो एनर्जी लॉस होता है ना, जो लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम में हमारे एनर्जी लॉस होते हैं, उसी की वजह से हिस्टेरिसिस होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, इसके लिए मेरा हिस्टेरिसिस कर्व कुछ ऐसे दिख रहा था। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये मेरा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को इंडिकेट करता है ना, तो मेरा हिस्टेरिसिस कर्व कुछ ऐसा दिखता है। अब आप लोग BH कर्व भी देखे होंगे, उसमें भी हिस्टेरिसिस आता है। तो यही चीज रहता है बेसिकली, ठीक है। और ये जो हिस्टेरिसिस रहता है ना, ये परसेंटेज ऑफ आइदर इनपुट आउटपुट में डिफाइंड रहता है और एज अ परसेंटेज ऑफ फुल स्केल। ये आप लोग याद रखिएगा, ये ESC में एक बार पूछा गया था कि हिस्टेरिसिस जो रहता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं ये लेक्चर को ना यहीं पे एंड कर देता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बचे हैं, उसके साथ जो है क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है।